हेलो बच्चों। तो आज हम फिर से आपके सामने हाजिर हो गए हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप लोगों को याद होगा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी लिविंग वर्ल्ड के बारे में। हमने बात की थी कि लाइफ क्या होती है, ठीक है, और हमने ये भी समझा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, हम किसे लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसके बारे में हमने बात करनी शुरू की थी। और हमने एक प्रॉपर्टी को वहाँ पर समझ लिया था, और वो प्रॉपर्टी क्या थी? ग्रोथ। हमने ये भी जाना था कि जो ग्रोथ है वो क्या होता है? इंक्रीज इन नंबर एंड मास। किस चीज़ में बढ़ना? नंबर में बढ़ना, और साथ साथ किस में बढ़ना? मास में बढ़ना। इसे हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ बोलते हैं। और ये किसके द्वारा होता था? जब सेल क्या करते थे? डिवाइड करते थे। तो सेल डिवीज़न के द्वारा ये चीज़ होती थी। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। इसके अलावा हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि जो प्लांट्स हैं उनके अंदर जो ग्रोथ है वो हमेशा होती रहती है, जबकि अगर आप एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के अंदर जो ग्रोथ है वो क्या होती है? एक समय के बाद क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है। ये चीज़ें हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, है ना। इसके अलावा और हमने क्या सीखा था कि एनिमल्स के अंदर भले ही ग्रोथ तो स्टॉप हो जाती है, लेकिन एनिमल्स के अंदर भी सेल डिवीज़न होता ही रहता है। किस लिए होता रहता है? इसलिए होता रहता है ताकि जो सेल खराब हो गए हैं उन सेल्स को वापस से क्या किया जा सके? रिप्लेस किया जा सके। फिर हमने ये समझा था कि हम जो ग्रोथ है उसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते लिविंग ऑर्गेनिज्म की, क्योंकि जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो भी क्या करती हैं? ग्रो करती हैं। तो इसीलिए हम इसे एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते। तो अब हम बात करने वाले हैं हमारी अगली प्रॉपर्टी के बारे में, और जो है रिप्रोडक्शन। चलिए समझते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि रिप्रोडक्शन क्या है कि कोई भी जो पेरेंट्स हैं, चाहे मेल फीमेल, यहाँ पर जो है, तो आप लोग जानते हो कि रिप्रोडक्शन दो तरह के होते हैं। आपने थोड़ा सा एक बेसिक देखा होगा, है ना। एक चीज़ होती है रिप्रोडक्शन, कौन सा वाला? एसेक्सुअली। एसेक्सुअली में क्या होता है? एक ही पेरेंट जो है वो किसको जन्म देता है? बच्चों को जन्म देता है। जबकि सेक्सुअली में क्या होता है? दो पेरेंट्स होते हैं और वो बच्चे को जन्म देते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या है? रिप्रोडक्शन है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी हैविंग फीचर्स सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स, जिनके फीचर्स क्या होते हैं? पेरेंट्स से सिमिलर होते हैं, पेरेंट्स से मिलते जुलते होते हैं। हम डिटेल में बहुत अच्छे से रिप्रोडक्शन को पढ़ने वाले हैं कि रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, एनिमल्स में किस तरीके से होता है, प्लांट्स में किस तरीके से होता है, बैक्टीरिया में किस तरीके से होता है। पर अभी के लिए हमारा जो फोकस है बस थोड़ा बहुत ये समझने पे है कि रिप्रोडक्शन है क्या, ठीक है। इसके बाद हम डिटेल में इसको और भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन में ही अगर हम बात करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात की जाए अगर, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म, इनके अंदर क्या होगा? सोचो, अगर सेल डिवाइड किया, क्योंकि इनमें तो एक ही सेल है, अगर सेल ने डिवीज़न किया तो एक सेल से दो सेल बन जाएंगे। अब एक सेल से क्योंकि दो सेल बन गया है तो क्या हो चुका है? एक ऑर्गेनिज्म दो ऑर्गेनिज्म में बदल गया। और हमने क्या बोला था कि प्रोजेनी बननी चाहिए, यानी कि नया ऑर्गेनिज्म बनना चाहिए। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर नया ऑर्गेनिज्म बना है। इसीलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन हुआ है। कब? जब सेल का डिवीज़न हुआ है। लेकिन साथ साथ एक चीज़ और सोचो, जब सेल ने डिवाइड किया और दो में बदला तो क्या ग्रोथ नहीं हुई? साथ साथ ग्रोथ भी हुई। क्यों? क्योंकि सेल का डिवीज़न अगर हुआ तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गए, मास बढ़ गया। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेम है, ठीक है, और साइमल्टेनियसली होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसा होता है? साइमल्टेनियसली होता है। क्यों? क्योंकि ये रिप्रोड्यूस करते हैं किसके द्वारा? सेल डिवीज़न के द्वारा, ठीक है। ये चीज़ याद रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसे अपने दिमाग में एकदम फिट करके रखना। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं म्यूल। म्यूल आप लोग जानते हो, जिसे हम क्या बोलते हैं? खच्चर। म्यूल जो है ये पहाड़ी इलाकों में यूज़ होता है ना, सामान वगैरह ढोने के लिए, वज़न वगैरह ढोने के लिए, और इंसान भी इसके ऊपर बैठकर जाते हैं। तो जैसे जो म्यूल है, ठीक है, ये म्यूल किससे बनता है? घोड़े और गधे से, ठीक है। तो ये जो म्यूल है ये जो है रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है, यानी ये बच्चों को जन्म नहीं दे सकता। वर्कर बीज, आप लोगों को पता है बीज भी कितनी तरह की होती है? तीन तरह की होती है। मधुमक्खियाँ कितनी तरह की होती है? तीन तरह की होती हैं, ठीक है। एक तो रानी मधुमक्खी होती है,
और एक वर्कर होती है और एक क्या होती है, मेल भी होती है। तो अभी हम इनके बारे में बात कर लेंगे। तो ये 12th में हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है कि रिप्रोडक्शन इनमें किस तरीके से होता है, ठीक है। तो अभी आप समझो कि वर्कर हनी बी भी जो है बच्चों को जन्म नहीं दे सकती। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, वो ह्यूमन कपल जो फर्टाइल नहीं है, यानी जो बच्चों को जन्म नहीं दे सकते। तो आप ये चीज़ देखो कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये चीज़ तो आपको कंफर्म हो गई कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो प्रोजेनी को जन्म नहीं दे सकते, यानी बच्चों को जन्म नहीं दे सकते। लेकिन आप एक चीज़ और भी देख रहे हो कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बच्चों को जन्म नहीं दे रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अभी हमने देखा कौन कौन नहीं दे रहा है, म्यूल्स, वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन बींग्स, है ना। तो इसका मतलब हम ये चीज़ और कह सकते हैं क्या कि ये एक परफेक्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। क्यों? क्योंकि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको नहीं दे रहा। अगर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म दे रहे होते, नॉन लिविंग नहीं दे रहे होते, तो हम सीधे सीधे ये बोल सकते थे कि भाई ये तो परफेक्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है किसकी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, और कोई ये नहीं देता। ठीक है, ये चीज़ होपफुली आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहाँ से भी इसके एग्जाम्पल्स से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे मेटाबॉलिज्म की तरफ, जो कि हमारी अगला डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें तो देखो, जो सेल है, सेल के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस हो रही होती हैं। ठीक है, सेल के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस हो रही होती हैं। जैसे हम जो खाना खाते हैं, खाना जब हम खाते हैं तो खाना क्या होता है, टूटता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शंस हो रही होती हैं, जब खाने का टूटना, यानी कि खाना क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, तो इस तरह की रिएक्शंस को, यानी कि टूटना, जब भी टूटने वाली रिएक्शंस होती है तो उन रिएक्शंस के लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं कि कैटाबॉलिक। क्या यूज़ करते हैं? कैटाबॉलिक। तो ये क्या है, कैटाबॉलिक पाथवे, यानी कि इसके अंदर बड़ी बड़ी चीज़ें, जो खाना है वो क्या होगा, टूटेगा। ठीक है, और एनाबॉलिक पाथवे में क्या होगा, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनसे क्या होगा, बड़ी बड़ी चीज़ें बनेंगी। ठीक है, अब ऐसा मत सोचना कि सर जब छोटी छोटी चीज़ों में तोड़ने के बाद फिर बड़ी बड़ी चीज़ें बनानी ही है तो फिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि छोटी चीज़ें तोड़ रहे हैं फिर बड़ी चीज़ें बना रहे हैं, बॉडी में ऐसा क्यों हो रहा है? भाई अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, ये अलग है, ये जो बॉडी में यूज़ हो रहे हैं ये अलग है। ठीक है, तो ये जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि बॉडी में डायरेक्टली यूज़ नहीं हो सकती, इनसे ऐसी चीज़ें बनेंगी जो बॉडी में डायरेक्टली यूज़ हो पाएंगी। अब देखो, आपने ये चीज़ देखी कि बड़ी बड़ी चीज़ों से क्या बन रहा है, छोटी छोटी चीज़ें बन रही हैं, छोटी चीज़ों से क्या बन रही है, फिर बड़े मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, जैसे मैक्रो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, है ना। तो ये जो प्रोसेस है पूरा, इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। जो हमारी बॉडी के अंदर होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। तो ये क्या है, सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस, जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रही हैं। अच्छा, बायोकेमिकल रिएक्शन क्या होती है सर? केमिकल रिएक्शन तो हम जानते हैं, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदलता है। बायोकेमिकल रिएक्शन मतलब जो बायो यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रही है। ठीक है, बायो से मतलब हमारा क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होने वाली रिएक्शंस। अब देखो, क्या ये किसी नॉन लिविंग थिंग में होती है? नहीं होती। मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसा कोई भी लिविंग चीज़ हो सकती है, ऐसा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म ना हो, जिसके अंदर कोई रिएक्शंस ना हो रही हो? अगर किसी के अंदर कोई रिएक्शंस नहीं हो रही है तो फिर वो लीव कर सकता है क्या, वो जी सकता है क्या? नहीं जी पाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर मेटाबॉलिज्म तो होगा ही होगा। तो ये 100% डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है किसकी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बनता है, क्या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वाला मैंने आपको बताया कि मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। इसके अलावा और आप देखो, मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं इनको हम बॉडी के बाहर भी करवा सकते हैं। ठीक है, किसमें? सेल फ्री सिस्टम में। सेल फ्री सिस्टम मतलब जिसके अंदर सेल ना हो, मतलब कि बाहर हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब वगैरह में और चीज़ों में लेके इन रिएक्शंस को हम करवा रहे हैं। अभी जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स। इन विट्रो, विट्रो का मतलब क्या है, बाहर। ठीक है, वीवो का मतलब क्या होगा, बॉडी के अंदर। इन विट्रो मतलब बॉडी के बाहर, इन वीवो मतलब बॉडी के अंदर। ये जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं बट आर लिविंग रिएक्शंस। ठीक है, ये लिविंग थिंग्स नहीं है, ये क्या है, लिविंग रिएक्शंस है। तो अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं इन विट्रो, ये क्या होती है, लिविंग थिंग होती है क्या? नहीं, आप क्या बोलोगे, ये लिविंग रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है बिल्कुल,
इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज की क्लास में हम 2 ही प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने वाले हैं, रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।